नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट स्टडी 24 मार्च 2023 के राजस्थान करंट अफेयर के इस सेशन में महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को इस वीडियो के अंतर्गत डिस्कस करेंगे। डिटेल के साथ क्वेश्चन का डिस्कशन होता है, तो बेहतर तरीके से आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं और अपने एग्जाम की बेहतर तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं। करंट के साथ स्टडी का कौन सा पोर्शन जुड़ा है वो भी इसके अंतर्गत डिस्कस किया जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार राजस्थान का दुग्ध उत्पादन में कौन सा स्थान रहा है। तो आपको ध्यान रखना है कि लेटेस्ट जो अभी है उसमें राजस्थान का दुग्ध उत्पादन में कौन सा प्रथम स्थान है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, बहुत सारे जो दोस्त पूछते हैं कि पीडीएफ कहाँ पे मिलेगी, इसकी व्यवस्थित जो पूरी पीडीएफ है आप सर्च कर सकते हैं स्मार्ट स्टडी करंट अफेयर्स टेलीग्राम पर, और वहाँ पे इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो स्मार्ट स्टडी करंट अफेयर आप लिख के भी सर्च कर सकते हैं। बाकी तो ये जो लिंक दिया है HTTP, ये जो नीचे की तरफ ये वाला, इसको भी सर्च करके आप इसकी पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा इसका, तो हाल ही में राजस्थान में जारी जो आंकड़े हैं उसके अनुसार राजस्थान का जो दुग्ध उत्पादन में स्थान आया है वो कौन सा स्थान है, प्रथम स्थान पर राजस्थान रहा है। थोड़ी डिटेल के साथ अगर देखा जाए तो राजस्थान दुग्ध उत्पादन में प्रथम है, और इसके साथ ही 25 पशुपालकों को विदेश यात्रा पे भेजा भी जाएगा इसके लिए भी, और 415 पशुपालकों को सम्मानित किया गया है अशोक गहलोत जी के द्वारा। ये यहाँ पे डेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट दिया है कि देश के 15.05% दूध का उत्पादन राजस्थान में होता है, ऐसा कहा गया है इसके अनुसार। तो इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। और हमारे यहाँ पे पशुपालकों को आर्थिक संबल प्रोवाइड करने के लिए प्रति 5 लीटर का ये बोल सकते हैं कि प्रति लीटर 5 रुपये का अनुदान भी दिया जा रहा है। मतलब 1 लीटर पर गवर्नमेंट की तरफ से 5 रुपये का अनुदान भी दिया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट और किस प्रकार से गवर्नमेंट इस इनिशिएटिव को आगे की तरफ बढ़ा रही है। 9 महीने अनुदान देने वाला राजस्थान एकमात्र है गौशालाओं को। तो गौशालाओं को 9 महीने अनुदान देने वाला राजस्थान एकमात्र ऐसा राज्य है। तो आप मतलब कि क्योंकि पशुपालन जो है वो एक प्रकार से कृषि क्षेत्र से जुड़ा हुआ संबद्ध क्षेत्र है, तो उसको भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इस हिसाब से ये न्यूज़ जो है वो थोड़ी इंपॉर्टेंट बन जाती है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्राप्त आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में भूजल के क्षेत्र में कौन से जिले सुरक्षित की श्रेणी में नहीं आ रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है बांसवाड़ा, डूंगरपुर और श्रीगंगानगर ये सुरक्षित श्रेणी में आ रहे हैं इस बार, लेकिन उदयपुर जो है वो सुरक्षित की श्रेणी में नहीं आ रहा है। अगर रिपोर्ट के अनुसार माने और डेटा को देखें तो आपको पता है कि राजस्थान जो है उसमें मतलब कि स्थिति काफ़ी ज़्यादा ये बोल सकते हैं क्रिटिकल बन चुकी है। वर्ल्ड वाटर डे के अवसर पर जब ये डेटा आया तो इसमें आप देख सकते हैं कि श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर, तो ये ध्यान रखना है कि गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, बांसवाड़ा है और डूंगरपुर है, यही सुरक्षित की श्रेणी में है। बाकी तो बहुत ज़्यादा समस्या यहाँ पे देखी गई है। जयपुर में जो जल की निकासी है वो 221% तक वो निकासी मानी गई है। मतलब वाटर लेवल जो है वो राजस्थान में काफ़ी स्पीड से डाउन हो रहा है, इसको आप देख सकते हैं। तो राजस्थान के 33 जिलों की भूमि को मानसून में 10.96 अरब घन मीटर जो है वो पानी मिला, लेकिन दोहन इससे 1.5 गुना हुआ है। और ये जो इतना ज़्यादा दोहन हुआ है उसमें काफ़ी ज़्यादा समस्या क्रिएट कर दी है। तो आप इसको और भी डिटेल के साथ देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट जो फैक्ट थे वो मैंने आपको बता दिए, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि राजस्थान के 4 जिले जो हैं वो तो सुरक्षित है, बाकी 29 जिले जो है वो काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन में है। तो इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। आने वाले एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पक्का बनने वाला है। 80 साल की गजरी 8 साल, मतलब ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये महिलाएं जो है वो मतलब कि इस एज में भी पानी लाने को मजबूर है दूर से, क्योंकि पानी प्रॉपर मात्रा में नहीं मिल पा रहा है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। 21 जिलों में जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 21 जिलों में जो भूजल स्तर है वो काफ़ी ज़्यादा घट गया है 10 साल में, और 29 जो जिले हैं, टोटल 33 जिले अगर बात करें इस रिपोर्ट के अनुसार, तो 29 जिले जो है वो अतिदोहित हैं, केवल 4 जिले ही सुरक्षित में हैं। और यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, इसको आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। जयपुर थिएटर जयरंगम थिएटर फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया। तो जयरंगम थिएटर फेस्टिवल जो है या जयरंगम जो मेला है उसको भी आप बोल सकते हैं, वो कहाँ पे आयोजित किया गया। तो आपको ध्यान रखना है कि उसका आयोजन कहाँ पे हुआ है, जयपुर में। जयपुर में कहाँ पे हुआ उसको देख सकते हैं। 18 दिसंबर 2022 को जयपुर के जवाहर कला केंद्र में जयरंगम थिएटर फेस्टिवल की शुरुआत की गई है, और ये 7 दिन तक ये फेस्टिवल का आयोजन किया था। और इसकी एक थीम थी, इस थीम का नाम क्या था, एक एहसास। तो ध्यान रखिएगा कि 2-3 फैक्ट इंपॉर्टेंट है। एक तो जवाहर कला केंद्र में इसका आयोजन किया गया, 7 दिवसीय ये था, और एक एहसास इसकी थीम थी। जवाहर कला केंद्र के बारे में अगर बात करें तो वास्तुकार चार्ल्स कोरिया आपको पता होगा, और स्थापना जयपुर में की गई है। 1993 में इसका काम कंप्लीट हो गया था एकदम कंप्लीट रूप से। वैसे 1986 से इसका कार्य शुरू हुआ था, कंप्लीट जो हुआ वो 1993 में हुआ है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। कभी कभी तो डायरेक्टली रूप से जवाहर कला केंद्र ही पूछ लेते हैं कहाँ पर स्थित है, तो वो ध्यान रखना आपको, वो कहाँ पर स्थित है, जयपुर में स्थित है। इसकी थीम क्या थी, एक एहसास 7 दिन तक था। और जवाहर कला केंद्र जो
है वो 1993 में कंप्लीट रूप से स्थापित किया गया था, इसको ध्यान रखिएगा। राजीव गांधी नॉलेज सर्विस एंड इनोवेशन हब का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो ध्यान रखिएगा लेटेस्ट में अभी इसका उद्घाटन किया गया है वो जोधपुर में। तो राजीव गांधी नॉलेज सर्विस एंड इनोवेशन हब जो है उसका उद्घाटन जोधपुर में किया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा ये जारी किया गया था, तो IT डे के अवसर पर ये सारी चीज़ें की गई है, इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप राजीव गांधी नॉलेज सर्विस एंड इनोवेशन जो है उसका शिलान्यास कहाँ पर हुआ है, तो वो जोधपुर में हुआ है। सुविधा, समृद्धि और खुशहाली की सौगात जो है वो IT डे के अवसर पर ये इन्होंने लोगों की तरह रखा था। राजीव गांधी नॉलेज सर्विस एंड इनोवेशन हब जोधपुर में इसका ये हुआ है। इसमें क्या है कि स्टार्टअप्स और सर्विस प्रोफेशनल को विश्व स्तरीय सुविधाएं और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करने के लिए राज्य सरकार का प्लग एंड प्ले हाल्फ वे होम जो है वो ये लॉन्च किया गया है। इसके साथ ही आप ये देख सकते हैं कि और भी ये शिलान्यास तो इसका हो गया, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें लॉन्च की गई है, जैसे आप देख सकते हैं कि जन आधार वॉलेट, मोबाइल वॉलेट्स जैसी सुविधाओं के साथ सरकार द्वारा लाभार्थियों को दिए जा रहे नकद लाभ की राशि और गैर नगद लाभ के वाउचर्स इस वॉलेट के माध्यम से मिल सकेंगे। तो ध्यान रखिएगा, कभी पूछ सकते हैं कि जन आधार वॉलेट किससे संबंधित है, ध्यान रखिएगा राशि से संबंधित है, जो गवर्नमेंट के द्वारा प्रत्यक्ष नगद या गैर नगद रूप से वाउचर्स जो दिए जाता है उसके माध्यम से। और ये जो शिलान्यास किया गया है वो आप यहाँ देख सकते हैं कि IT डे के अवसर पर किया गया है। मुख्यमंत्री आश्रित सेवा योजना की बात करें तो आश्रित लोग जैसे वृद्धजन, दिव्यांग, विधवा महिलाएं जो कहीं आने जाने में समर्थ मतलब कि उस प्रकार से नहीं है, असमर्थ हैं, तो सरकार ऐसे लोगों को चिन्हित कर खुद ही उनसे संपर्क करेगी और सर्विस फैसिलिटर भेजकर उनके द्वारा चाहिए गई सेवाएं जैसे राशन की सूची में नाम जुड़वाना, जन्म या मृत्यु, मूल निवास, पेंशन, पालनहार जैसे जुड़े काम घर बैठे उपलब्ध करवा सकेगी। सर्विस फैसिलिटेटर आश्रित व्यक्ति के घर आकर आवेदन की प्रक्रिया तो पूरी करेगा ही, आवश्यकता पड़ने पर संबंधित कार्यालय और जिला कलेक्टर तक खुद जाकर काम भी पूरा करेगा। तो आप ये देख सकते हैं कि घर पर बैठकर मतलब कोई व्यक्ति अगर जो ये आश्रित हैं जैसे वृद्धजन, दिव्यांग और विधवा महिलाएं हैं, अगर किसी भी प्रकार से अपने जो डॉक्यूमेंट्स है या अपने जो भी राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा जो स्कीम लॉन्च की गई है, जहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि जैसे मूल निवास हो गया, पालनहार हो गया, पेंशन योजना हो गई या राशन की सूची में नाम जुड़वाना हो गया, अगर इन आश्रित व्यक्ति में से कोई नहीं कर पाता है तो ये एक प्रकार से एक फैसिलिटेटर भेजेगी राजस्थान गवर्नमेंट और वो सारी उनके लिए सुविधाएँ अवेलेबल करवाएगा। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, तो ये लॉन्चिंग भी ध्यान रखिएगा। शिलान्यास राजीव गांधी नॉलेज एंड सर्विस इनोवेशन हब का कहाँ पे किया गया वो भी आपको ध्यान रखना है। तो ये काफ़ी अच्छे इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा, खासकर जो एक प्रकार से देख सकते हैं कि जो किसी प्रकार से असमर्थ व्यक्ति हैं उनके बारे में। तो इसका PDF अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, स्मार्ट स्टडी करंट अफेयर के नाम से चैनल है वो। हाल ही चर्चा में रही राजस्थान नहर परियोजना कब प्रारंभ की गई है, बहुत बड़ा एक प्रकार से ये बोल सकते हैं कि राजस्थान नहर को राष्ट्रीय परियोजना के रूप में घोषित करवाने के लिए राजस्थान गवर्नमेंट और अशोक गहलोत जी काफ़ी ज़्यादा सेंटर से डिमांड कर रहे हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है, तो इसके बैकग्राउंड से क्वेश्चन बन रहा है। तो इसकी शुरुआत जो की गई थी वो तो 2017 में की गई थी, इसको आप ध्यान रखिएगा। पूर्वी राजस्थान नहर की पूरी डिटेल की अगर हम बात करें तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये पूर्वी राजस्थान नहर कीजिएगा, यहाँ पे राजस्थान नहर तो थोड़ा अलग चला जाएगा, तो पूर्वी राजस्थान नहर यहाँ पे आप करेक्ट कर लीजिएगा। पूर्वी राजस्थान नहर की बात हो रही है। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना की अगर थोड़ी डिटेल से बात करें तो शुरुआत 2017 में की गई थी। और क्यों की गई थी, क्योंकि मानसून की अवधि में क्या होता है कि कुन्नू, पार्वती, मेज, काली सिंध और चाकण नदियाँ जो हैं अतिरिक्त जल को बनास, मोरेल, बाणगंगा, गंभीरी, पार्वती व चंबल नदी बेसिन में स्थानांतरित महत्वाकांक्षी योजना है। मतलब ये है जिन नदियों में पानी ज़्यादा है बारिश के टाइम पे, उनका पानी किन्हीं दूसरी नदियों में शिफ्ट कर दिया जाए, जिससे कि आने वाले समय में पूरे साल भर पानी की अवेलेबिलिटी दूसरी नदियों में बनी रहे। तो ये नदियाँ इनसे संबंधित है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कुन्नू, पार्वती, मेज, काली सिंध और चाकण नदियाँ। अब क्वेश्चन नेक्स्ट है कि पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना जो है वो आप ये देख सकते हैं कि किससे मतलब कि कितने जिलों से संबंधित है। तो पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना 13 जिलों से संबंधित है। सिंपल तरीके से आप याद कर सकते हैं, ये 4 जिले तो हाड़ौती के हैं। इसके बाद अगर आप बात करेंगे तो लगभग डांग क्षेत्र में एक आता है सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर आता है, और धौलपुर के ऊपर जो है वो भरतपुर हैं। तो आप ध्यान रख सकते हैं कि डांग क्षेत्र के इसमें जिले आ रहे हैं, एक तो एक हाड़ौती क्षेत्र के जिले आ रहे हैं, एक आप याद रख सकते हैं जयपुर, अलवर, दौसा और टोंक, इसके साथ ही अजमेर। तो जयपुर, अलवर, दौसा, टोंक साथ में बोल सकते हैं, इसके साथ ही अजमेर है। इस प्रकार से टोटल मिला के आप ये देख सकते हैं कि
4 जिले यहाँ पे, 4 जिले यहाँ पे और लगभग 5 जिले यहाँ पे, टोटल मिला के 13 जिले जो हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। एक क्वेश्चन एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। बात करें तो ERCP जिसको कि राजस्थान नहर पूर्वी राजस्थान नहर के नाम से ही जाना जाता है, तो ERCP की अनुमानित लागत 40,000 करोड़ रुपए है। इसमें राजस्थान के 13 जिलों में पानी का पीने का पानी जो है और 26 विभिन्न बड़ी एवं मध्यम जो परियोजना है इसके माध्यम से संचालित होंगी। 2.8 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई हेतु जल जो है यहाँ पे अवेलेबल होगा पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के माध्यम से। इसको आप देख सकते हैं। इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा मिलने का मुख्य लाभ क्या होगा कि 90% जो राशि है, अगर 100 रुपये इसमें खर्च हो रहे हैं तो 90% राशि जो है वो कहाँ से आएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट से आएगी। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना 2023-24 में अशोक गहलोत जी ने बोला कि सेंटर अगर अभी पैसा नहीं दे रहा है तो पैसा हम देंगे, लेकिन इस परियोजना को हम कंप्लीट करेंगे। 13,000 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट में किया गया है पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना का। तो 2-3 फैक्ट ध्यान रखिएगा। नदियाँ कौन कौन से संबंधित है, शुरुआत कब हुई है, कितने जिले इसमें सम्मिलित हैं, और अगर इस बार का बजट का डेटा पूछे 13,000 करोड़ रुपए हैं। और ERCP जो पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना है उसमें अनुमानित लागत 40,000 करोड़ रुपए हैं। 26 छोटी बड़ी विभिन्न योजनाएं इसके माध्यम से संचालित होंगी। 2.8 लाख हेक्टेयर जो है वो भूमि इसके अंतर्गत सिंचित होने वाली है। इसको ध्यान रखिएगा, बैकग्राउंड से क्वेश्चन बनता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और बस यहाँ पे आप थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, ये पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना है, राजस्थान नहर परियोजना नहीं है, इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो बजट 2023-24 के अनुसार कहाँ पर हाल ही में रोबोटिक सर्जरी यूनिट जो है वो स्थापित की जाएगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मथुरा दास माथुर चिकित्सालय जोधपुर में स्थापित होगी रोबोटिक सर्जरी यूनिट। रोबोट के माध्यम से सर्जरी के लिए प्रोसेस की जा रही है। 48.50 करोड़ रुपए की मंजूरी दी जा चुकी है। तो इसका अपना जो करेक्ट आंसर है वो करेक्ट आंसर कौन सा है, जोधपुर है। ये भी थोड़ा चर्चा में काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जोधपुर के MDM अस्पताल में रोबोटिक सर्जरी हो सकेगी। मथुरा दास माथुर चिकित्सालय में रोबोटिक सर्जरी की सुविधा अवेलेबल करवाई जाएगी। 48.5 करोड़ रुपए इस पर खर्च आएगा, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस यूनिट को स्थापित करने में ये खर्च आएगा। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने घोषणा की है, तो इसको ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। रोबोट के माध्यम से काफ़ी नैनो टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट है वो लागू होगा इसके माध्यम से। तो आप देख सकते हैं GIS आधारित 3D सिटी परियोजना, ये क्वेश्चन बनेगा क्योंकि बजट में ये डेटा दिया हुआ है। तो GIS आधारित 3D सिटी परियोजना में कौन कौन से जिले शामिल हैं इसको आप देख सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जोधपुर, उदयपुर, कोटा और अजमेर, तो चारों के चारों जिले GIS आधारित 3D सिटी परियोजना के अंतर्गत शामिल है। इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार से हमने महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकते हैं वो हमने डिस्कस किए। इसके साथ ही योजनाओं को डिटेल से डिस्कस किया। मैंने पहले ही बता रखा है कि एक योजना डेली बेसिस पे डिटेल के साथ हम डिस्कस करते हैं, जिससे कि आपकी योजनाएं साथ के साथ कवर होती रहे। और उसमें बजट में कोई नया अपडेशन हुआ है वो भी मैं इसके अंतर्गत इंक्लूड कर लेता हूँ, जिससे आपको अलग से बजट का डेटा पढ़ने की योजनाओं के लिए ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो टेलीग्राम पे PDF प्राप्त कर सकते हैं, सर्च कर लीजिएगा ये वाला, और ये नहीं मिले तो आप ये ज़रूर सर्च कर लीजिएगा जो कि यहाँ पे लिंक दिया हुआ है। और स्मार्ट स्टडी करंट अफेयर के नाम से आप सर्च कर सकते हैं। डेली बेसिस पे वहाँ पे PDF अपलोड कर दी जाती है, तो उसको भी आप देख सकते हैं और रिवाइज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।